बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, डेंगू बुखार और जीका वायरस से हिफाजत पाएँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है उनकी जानिब से ये तमाम मालूमात जो है वो डेली सिटी 42 पर शाया भी की गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं और साथ ही साथ जीका वायरस के हवाले से बताया गया है, जो कि डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है और इससे जो है वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के हवाले से जो है वो एक तशवीश पाई जा रही है इस वायरस के हवाले से। तो ज़रूर बचाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रखें। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, बाबे पाकिस्तान मनसूबा PHA के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा इंफॉर्मेशन समरी वज़ीर आला को भिजवा दी है। दूसरी टॉप स्टोरी, ऑरेंज ट्रेन का रूट बदलने से अखराजात में 72 अरब रुपए इजाफा होगा। शादी वाला घर जमीन बोझ, दुल्हन की मां और 2 बहनों समेत 5 अफराद जाँ बहक। और 505 सरकारी स्कूल 180 ममालिक के तालीमी इदारों से मुंसलिक किए जाएंगे। टॉप स्टोरी से पहले आपको मौसम की सूरत हाल बता दी थी, लेकिन आज चूंकि थोड़ा डिले हो गया तो अभी मौसम की सूरत हाल बता देते हैं जी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला इवेंट है जी डिवाइन नेचर कलेक्शन फॉर ईद। ईद के हवाले से डिवाइन नेचर कलेक्शन की एग्जीबिशन जो है वो की जा रही है। फैशन पाकिस्तान लाउंज मिनी मार्केट इसका वेन्यू है। ऑडिशंस लिए जा रहे हैं जी, और ये ऑडिशंस हैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए, जिसमें तमाम तरह का टैलेंट जो है वो शॉर्ट फिल्म में टेक्निकल भी हो सकता है, एक्टिंग वाइज भी हो सकता है, सिंगिंग के हवाले से भी हो सकता है। तो ऑडिशंस के लिए ज़रूर जाएं। वेन्यू है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड लाहौर। टाइमिंग है जी 4 बजे से 7 बजे तक। और अब हम अपनी टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान और शाहिद नदीम सप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करेंगे। बाबे पाकिस्तान मनसूबा अब PHA के हवाले करने का फैसला किया गया है। समरी भी वज़ीर आला को भिजवा दी। अच्छी खबर है कि PHA चले इसको बना लेगी, बट उसमें मेरी दो एक चीज़ों को मेरे ज़रूर इस पर है। एक तो ये कि जिनके पास ये पहले मनसूबा था उन्होंने इसको तमीर क्यों नहीं किया, क्या और इस पर कितना पैसा लगा, किस किस ने पैसा बनाया, कितने लोग इसके लिए मुलाजम हुए, उनकी तनख्वाहें कहाँ गईं, और ये मनसूबा इतने सालों के बाद भी मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। और दूसरा, अगर PHA इसको तमीर भी करे, ये आपको पता है हिजरत के हवाले से है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में आए थे और यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था वाल्टन के करीब, तो वहाँ पर ये बाबे पाकिस्तान का मनसूबा बनाया जा रहा है। तो इसको कमर्शली वायबल ना बनाया जाए, यानी इसको कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर ना ले PHA भी इसको कौमी असासे के तौर पर तमीर करे और इसमें जो म्यूज़ियम बने, उसमें वो जो महाजरीन को मसाइल पेश आए और जिस तरह से एसार और कुर्बानी पाकिस्तानियों ने उस जो सबसे बड़ा कैंप जो है वो वाल्टन में सबसे पहला कैंप यही था हिजरत के हवाले से। तो ये इसकी अक्कासी भरपूर होनी चाहिए और ज़बरदस्त किस्म का एक म्यूज़ियम बनना चाहिए। ये PHA को इस पर काम करना चाहिए, बट वो बिल बोर्ड नहीं लगाने चाहिए जो कमर्शियली PHA करती है कि बुला बुला ने ये जो पार्क है इसमें दरख्त लगाया, वो उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये प्योरली एक पाकिस्तानियों का मनसूबा होना चाहिए, लेकिन इससे पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि ये किन लोगों की वजह से ये ज़ख़ीर का शिकार हुआ, कौन कौन वो लोग थे। 31 साल हो गए, 31 साल से ये मनसूबा जारी है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये मियाँ नवाज शरीफ के ही दौर में किसी दौर में इन्होंने ये ऐलान किया था और फिर उस पर पैसा भी लगा, उस पर कमेटियाँ भी बनती गई, लेकिन उसके बाद इसको सर्द खाने में फेंक दिया गया या इसको
रेड टेपिज्म के हवाले कर दिया गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग इस प्रोजेक्ट के करता धरता थे, क्या वो बाकी अदारों में तो अभी करता धरता नहीं है, तो देखा जाए तो इस पर ज़रा इसकी ज़रूर वैल्यूएशन होनी चाहिए कि कौन लोगों ने इसको तखरीर का शिकार किया। बिल्कुल सही। सिप्रा साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात सुने, पाकिस्तान जब बना और उस पर कुर्बानियाँ दी लोगों ने, शोहदा जो हैं उनकी यादगार में ये बना, और ये बाब पाकिस्तान आपको एक वो अभी भी नज़र आता है, एक फाउंडेशन बनी हुई है, बस उतनी हद तक ये महदूद है कि ये यहाँ पे लोग आए और उनकी याद में जब तहरीक पाकिस्तान चली, क्या में पाकिस्तान हुआ, उस वक्त उन कुर्बानियों को तो हम भूलते जा रहे हैं। आज अगर देख लें, अगर खुदा न खास्ता कोई साने हो तो उसकी याद में यादगार भी बनाई जाती है, शहर के कई मकामात पर बनी भी हैं, और उसके बाद उनका इफ्तिताह भी किया जाता है, चाहे वो वज़ीर आला करें या कोई और सियासी शख्सियत करे। लेकिन वो कुर्बानियाँ जिनकी आज हमें आज़ाद रियासत मिली हुई है, आज हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से यहाँ पे उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इन चीज़ों का अगर भूल जाना, जब वो कहते हैं जब कौमें अपनी तारीख़ भूलना शुरू करती हैं तो उसके बाद उनके हालात जो हैं बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो तारीख़ी जो मकामात हैं उसको आप जब भूलेंगे, जो तारीख़ी विरसा है आपका, उसको आप भूलेंगे तो हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। एक तरफ आप मेट्रो भी बना लेते हैं, एक तरफ आप प्रोजेक्ट्स जो हैं जो आवाम पब्लिक के लिए या आम शहरी के लिए सहूलत के लिए बनाते हैं, उस पर आप अरबों रुपया भी लगा रहे हैं जी। और ये वो है कि आप 31 साल गुजर गए हैं, आपने उसको सिर्फ एक फाउंडेशन की हद तक रखा हुआ है, और वो भी कैसी फाउंडेशन बनी हुई है जिस तरह आप एक MPA-MNA इफ्तिताह करता है और इफ्तिताह पे अपनी तख्ती लगा के उसको जब लगाता है, और उसी तक ये महदूद है। मैं शायद सिप्रा की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इतना हमें तरीक़ को बुला, मैं पिछले दिनों खबर देख रहा था कि गाजी इल्म दीन के मज़ार का दरवाज़ा तमीर किया जाएगा, और भाई गाजी इल्म दीन के जिस जगह पर मुकदमा चला था, जिस जगह उनको कैद रखा गया, वो जगह आज भी मौजूद है, लेकिन उनकी जाके हालत ज़ार देखें, उनको किसी तवज्जो नहीं है, बल्कि आप गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो बिल्डिंग गिरा दे, और वो बिल्डिंग टेक्निकल कॉलेज जो गवर्नमेंट गर्ल्स टेक्निकल कॉलेज है आपके लिटन रोड पर, वो इमारत है, और उसके अंदर वो आज कमरा मौजूद है जहाँ पर वो मुकदमा सारा चला था, वो जगह मौजूद है जहाँ वो सेल मौजूद है जहाँ पर गाजी को रखा गया था। दरवाज़ा आप तमीर कर रहे हैं, जो जगह उनके नाम से इस तरह से मंसूब हुई, उनकी तरफ आपकी तो तवज्जो नहीं है। तो जब कौमें अपनी तारीख को इस तरह से बुलाती हैं तो फिर तारीख भी उनको बुला देती है, और मेरा ख्याल उनका वजूद बाकी। और शहर लाहौर की बहुत सी पहचानें हैं, और उसमें से एक अहम पहचान ये कि वो एक हिस्टोरिकल शहर है, हमारा अपना शहर जिसकी एक लंबी हिस्ट्री है। ये कोई लोगों ने आके एकदम से बनाना शुरू नहीं कर दिया, हज़ारों साल की हिस्ट्री चली आ रही है, तो आप इसको कैसे भूल सकते हैं? हमारा जो एक पूरा पेज है राव जवेद इकबाल वाला, वो जो जिसमें वो लाहौर शहर की तारीख बयान करते हैं, आज मैं वो पढ़ रहा था तो उसमें दिलचस्प चीज़ें हैं। वो जो कुएं और चाह थे, जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो एक चोर की यादगार में एक चाह बना, और इस तरह से कुएं हमने तो खैर अंदरून शहर में तो देखे हैं, चलते हुए भी देखे हैं, बाद में वो बंद होते चले गए और कब्जे होते चले गए। और हम भी कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में कि वो कोई ना कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ जो कारीन है सिटी 42 के, वो पेज ज़रूर पढ़ा करें ताकि उनको पता चले कि लाहौर असल में है क्या। बिल्कुल सही। तो अब इसको लुकअप कर लेना चाहिए। चलें, PHA के हवाले किया गया, और PHA की हिस्ट्री जो है वो अच्छी जा रही है कि कोई भी मंसूबा उनको दिया जाए तो वो उसको टेकअप करके मुकम्मल कर लेते हैं। तो आई होप कि ये जो 31 साल का गैप है इसको तो कवर अप किया जाए, जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो जाए। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे, और अगली खबर उमर असलम की है जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से। अब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि 200 फुट की जगह तक जो है वो आप तामीरात नहीं कर सकते, वो फैसला बरकरार रखा गया है। अब कहा जा रहा है कि अगर उसका रूट बदला जाएगा तो 72 अरब रुपए ज़्यादा लगेंगे। लाजमी बात है, अव्वल तो इसका रूट बदलना मुमकिन नहीं रहा है। ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, इस खबर के इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं और इसमें खबरियत उस हवाले से कम है। स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये बदल जाएगा। देखें, ये रूट बदलता है तो इसके लिए आपको ये ट्रेन कोई छोटी कार या स्कूटर तो है नहीं जो जिग जैग चल जाएगी। इसके लिए पूरे का पूरा आपको भी पता है कि चंद मीटर के फासले से इसको पूरा वो वाया देना पड़ेगा, और उसके लिए कितनी बिल्डिंग्स जाएंगी और कितने लोग मुतासर होंगे। इब्तिदाई तौर पर ये मेरा ख्याल है कि जिस हद तक ये काम मुकम्मल हो चुका है, 50% तक काम मुकम्मल हो चुका है इस ट्रेन का। अब तो स्टेशंस बन रहे हैं और स्टेशंस की तमीर हो रही है। ये अब मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो वज़ीर आला ने कल कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर इनको जो है वो रिलीफ कोई मिलेगा, या इनको तवक्को है कि इनको मिलना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जिन लोगों का नुकसान होता है वो ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें चाहिए। लेकिन जो एराजी एक्वायर करनी थी सिप्रा साहब वो तो हो चुकी है। अब अगर मज़ीद रूट तब्दील किया जाता है, जो बने हुए हैं पिलर्स हैं वो तोड़े जाते हैं, एक तो उससे मज़ीद नुकसान होगा, ट्रैफिक भी मुतासर होगी। बड़ी रकम है 72 अरब रुपये, और फिर 600 घर, मतलब 600 खानदान
मजीद मुतासिर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अदालत का फैसला है, ठीक है, वो उसमें आपकी पंजाब गवर्नमेंट उसको चैलेंज भी करने जा रही है। सिर्फ हम शालामार की बात कर लें तो शालामार एक साइड पे तो आपका शालामार गार्डन है, दूसरी साइड पे आपका सारा कमर्शियल मार्केट है या घर है। अगर आप वो 200 फीट तक जहाँ तक आपने काम रोक रखा है, अगर उसकी आप अराजी एक्वायर करते हैं, इसका मतलब आप यूईटी से लेकर और उसके बाद द्रोगे वाला चौक के दरमियान पाकिस्तान मिंट तक जो है वो आप अराजी एक्वायर करेंगे। उसके बाद आप इसको इस साइड पे लेके जाएंगे ताकि जो शालामार आपका गार्डन है उस पर मुतासिर ना हो। बेसिकली तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि आपके जो आसार कदीमा हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो मुतासिर ना हो। एक जगह पे आप इसको जब चेंज करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक जगह नहीं, ये तो 11 मकामात ये तो 11 मकामात पे आप चेंज। मैं एक आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो उसमें फिर अच्छा फिर क्या होगा, शालामार जब आ जाएगा फिर आप पाकिस्तान मिंट की तरफ जब जाएंगे तो आप कहेंगे जो पाकिस्तान मिंट जो है इसकी दीवार भी नहीं गिरनी चाहिए, आप इससे भी अराजी एक्वायर नहीं कर सकते। एक तरफ शालामार गार्डन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मिंट है। उससे पहले भी है, कुछ मज़ारात हैं, कुछ मज़ारात हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप कमर्शियल और घर तो गिरा लेंगे, कमर्शियल मार्केट सारी चीज़ें गिरा लेंगे। उसमें एक वो आपका उसमें एक और भी आ जाएगा, वो रोटी का प्लांट जो था वो तो खैर हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन बुद्दुगावा है, एक अभी भी अंग्रेज की कोठी है, फिर वो सिख है का एक साइड पर आ जाए, चबुर्ची साइड पर आ सारा जाए, तो उससे इससे मुखालिफ सिमत में है ना, यूईटी की मुखालिफ सिमत में है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जो है इस वक्त भी मकबरे और इस तरह की, क्योंकि ये सारा मुगल एरा में ये काफ़ी अहम इलाका था, तो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, मकबरे भी हैं, यादगारें भी हैं। वो जो बुद्दुगावा हम लोग सुनते हैं उसकी भी नेम प्लेट है। यहाँ से एक सिख जर्नैल ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, उसकी भी एक बुर्जी बनी हुई है। तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर आपको और 200 मीटर अंदर बाहर जाना पड़ेगा, और 200 मीटर आपको फिर आपको गैप भी रखना पड़ेगा। ये लाहौर है, इसकी चप्पे चप्पे जगह जगह पर हिस्ट्री है, इसकी तारीख है। इसको आप जहाँ इसको ट्रेन को जिस मर्जी जगह से ले जाएं, इसको हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करनी है। ये सिर्फ शालामार गार्डन या सिर्फ चबुर्जी या लाहौर तो एक एक ईंट इस हिस्से की। लेकिन वज़ीर आला कहते हैं कि ऑरेंज लाइन जो है वो तरक्की का मंसूबा है, और तरक्की जो है वो जुड़ी है ऐसे मंसूबों से। और फिर करप्शन की अगर वो बात करें तो वो कहते हैं कि ढेले की करप्शन मुखालिफिन जो है वो साबित नहीं कर सकते। हाँ, ढेले की शायद ना साबित कर सकें, लेकिन ज़्यादा हो सकती है। ये तो एक हम आपस में मजाक किया करते हैं। एहतसाबी की बात की जाती है मुसलसल, लेकिन जब एहतसाबी का टाइम आता है खुद एहतसाबी का, उस वक्त जो है वो चीज़ें क्लियर उस तरह से सामने नहीं आती। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि अगर सियासिन ये बात करते हैं, मैं गो कि ये सियासी प्रोग्राम हमारा नहीं होता है, हम तो लाहौर के डिस्कस करते हैं कि ये कहते हैं कि जी लाहौर में और पंजाब में भी रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए। तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों तिलमिलाती है कि नहीं होना चाहिए? होने दें, अगर आप साफ हैं तो साफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगली खबर भी हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगली अफसोसनाक खबर हम डिस्कस करेंगे। शादी वाला घर ज़मीन बोस हो गया और दुल्हन की माँ समेत 2 बहनों के अलावा भी 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, एकदम से कोहराम मच गया। बात कर रही हूँ तो मैं बाहर बैठा जब ये खबर पढ़ रहा था तो मुझे अपनी सिस्टर की शादी याद आ गई। गो उस वक्त मैं 6 साल का था, 6-7 साल का, लेकिन हमारा घर भी बहुत ही वो पुराना बना हुआ था और उस वक्त भी काफ़ी लोगों का हजूम था। और मेरे तस्वर में वो आ रहा था कि अगर इस तरह का हादसा मेरे साथ पेश आता तो मेरी क्या हालत होती। और ये भी मेरी बहनों जैसी है जिसकी शादी थी और ये घर गिरा। मैं इसका वाहद और वाहद ज़िम्मेदार जो है ये आपके वार्ड सिटी अथॉरिटी को समझता हूँ कि वो इसकी ज़िम्मेदार है। जो शहर में पुराने घर हैं उनको बचाना इनका काम था। 20,000 से कम होकर प्रॉपर्टीज़ 2,000 रह गई हैं। 2,000 से भी मेरा ख्याल है 1,800 रह जाएंगी जो कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको ना देखभाल करने दी जाती है, ना इनको गवर्नमेंट को फंड देती है कि ये पुराने घरों में रहते हैं, ना इनके स्ट्रक्चर के अंदर ही कोई बराए नाम सिर्फ एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। सिर्फ एक नोटिस जारी होता है, जिसने गिराना होता है वो गिराता है मकान, उस पर मार्केट बनाता है और मार्केट को बनाकर उसको कमर्शियल कर देता है। और ये पूरे का पूरा अंदरून शहर इसी तरह से कमर्शियल होता चला जाएगा। आपके क्या कौन सा गेट का नाम लें जो गेट अब कमर्शियल नहीं है? कोई गेट ऐसा नहीं है जो कि कमर्शियल नहीं है। और इसी तरह पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गिर रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। मैं आपको कहा कि मुझे तो ये अपने अंदर से एक फीलिंग आई इस वाक़े की कि शायद ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ना इनके पास फंड्स मौजूद होते हैं तामीर और मुरम्मत के लिए। बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, जो खस्ता हाल मकान है वो मजीद खतरे का खतरा बनने जा रहा है। मकान बने हुए ये पुराने बने हुए हैं ना, आप इनको
महफूज किस तरह बना सकते हैं? जब आपने बनाए मिट्टी के साथ हुए हैं, आप अंदरून के जितने मकान बने हुए हैं आपकी मेजॉरिटी जो है मिट्टी के साथ बनी हुई है, फिर वो छोटे छोटे घर हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मरले में घर हैं, फिर आपने उसको 3-3, 4-4 मंजिला उसको बना रखा है, तो इसको महफूज किस तरह बना? हाजी साहब कह रहे हैं ठीक है कि आप टेक्निक है, बिल्कुल उसकी टेक्निक भी है और वॉल सिटी अथॉरिटी को टेक अप करना चाहिए। करने की इनकी छतों पर से मिट्टी उठाई जाती है, इनकी जो लकड़ी की जो इनकी बनी हुई है, जो कड़ियाँ जो बनी हुई हैं उनको वहीं पर रखा जाता है और उसके ऊपर एक एक करके तो छोटे छोटे लेंटर, क्योंकि इनकी जितनी दीवारें हैं, ये इन मकानों की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं, जिन पर आज भी अगर लेंटर डाल दिया जाए तो वो दीवारें, आप देखें दीवारें कायम हैं। अब ये घर गिरा है, इसकी दीवारें कायम, छतें गिर जाती हैं, बिकॉज वही वेट वाली बात, वो शादी का घर था, मेहंदी की रस्में थी, लोग आए हुए थे, वेट बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये तो वेट बेरिंग आपने बनाना है। दुनिया भर में ये तो कुछ पुरानी इमारतें नहीं है, इससे भी पुरानी इमारतों को प्रिजर्व किया जाता है। कौन अगर आप करना है वॉल सिटी अथॉरिटी करेगी, मैं तो नहीं करूंगा ना। आप अथॉरिटियां बनाई जाएं, फिर इस तरह तो नहीं ना होगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिस जारी कर देती है कि आपके खतरनाक आदमी, अब एक बंदा वहाँ पे रह रहा है फैमिली के साथ, वो कहाँ जाएगा? अब तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नहीं है ना इसमें। चले वॉल सिटी को ले लें, वॉल सिटी कहा जाता है कि आप जगह खाली कर दें या पूरी की पूरी इमारत गिरा दी जाएगी, मरम्मत करा लें। 3 साल हो गए। काम नाल शहरी बैठते लानस रोड पे हैं, बात अंदरून शहर की करते हैं। कहाँ बैरून शहर, कहाँ अंदरून शहर? आप अंदरून शहर में दफ्तर बनाए ना, आपको पता चले वहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं। आपको सुबह जाना पड़े, आपको पता चले कि वहाँ पे ट्रैफिक किस तरह से ब्लॉक होती है, जो पुराने घरों में लोग रहते हैं उनके साथ क्या बीत रही है। अथॉरिटी बनाने से और उसको 4-4.5 लाख रुपए तनख्वाह एक, अब तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं आपकी कौन कौन से घर खतरे की अलामत है, आप उनको टेकअप करके क्या उनकी मुरम्मत नहीं करा सकते? खतरे की नहीं, हमारी हिस्ट्री है। मैंने आपसे कहा लाहौर है, ये इसकी एक एक ईंट इस खित्ते की तारीख बयान करती है। लाहौर कोई वो दूसरा सा शहर नहीं है, इसकी तो जगह जगह पर इस खित्ते की तारीख लिखी गई है। उनको बचाना तो भाई जिसका भी फ़र्ज़ है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये वॉल सिटी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अभी भी पुराने घरों का सर्वे करें, जहाँ पे कोई उनको मुश्किल है रहने वालों को, उनकी मुश्किल आसान करें, कुछ उनको पैसे दिए जाएँ, कोई मुरम्मत तमीर मुरम्मत कराई जाए ताकि ये बिल्डिंग महफूज हो जाए। आप खुद कहते हैं 20,000 से कम होके 1800 प्रॉपर्टीज रह गई। अब ये और काम आप किसका इंतजार करें कि ये 2 प्रॉपर्टीज रह जाए, 4 प्रॉपर्टीज रह जाए? जो पुरानी प्रॉपर्टीज है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे फिर ऐसे हादसा का शिकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर रिजवान नकवी की है जी। DSD और ब्रिटिश काउंसिल में मुआहदा तय पा गया है और 505 सरकारी स्कूल 180 ममालिक के तालीमी इदारों से मुंसलिक किए जाएंगे। स्टैंडर्ड अप किया जा रहा है, मेयारी तालीम की बात की जा रही है और ब्रिटिश काउंसिल से मुआहदा तय पाया। हाँ, वो अच्छी बात है कि ब्रिटिश काउंसिल ने पूरी दुनिया में अपना जो नेटवर्क है उसके साथ आपके स्कूल्स को मुंसलिक करने का फैसला किया है। लेकिन ये अभी MOUs हैं, इस तरह के MOUs हर गवर्नमेंट जो है वो साइन करती है। हम भी देखना चाहेंगे कि ये 500 जितने भी 500 प्लस जो स्कूल्स हैं यहाँ के बच्चों को वैसी ही तालीम मिलेगी जैसे बाकी ममालिक। अच्छा, इसमें कहा तो जा रहा है कि मेयारी तालीम बुलंद होगा, वहाँ के जो बात शेयर किए जाएंगे, तालीमी सलाहियतों को मेरी बात सुनो, बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है आपके पास, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, आपने 10-10 के मरले के घरों में आपने स्कूल्स बनाए हुए हैं, तो फिर आप उसका स्टैंडर्ड बैरून ममालिक का स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड को किस तरह बना? MOU वो सही कह रहे हैं हाजी साहब कि MOU तो हर गवर्नमेंट साइन करती है, उसके बाद होगा क्या ये देखना होता है। आप तो कहते हैं कि तालीम हमारी अवालीन तरजीह है, एक तरफ आप 9वीं क्लास में आपका रिजल्ट ख़राब होता है, आप टीचर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप MOU साइन करने जा रहे हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग किस तरह होगी? अब वो लोग यहाँ पे आएंगे, ये लोग जाएंगे, कब होगा, कितने दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, वो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और ये इससे पहले होता है, लंबा टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों को मुकम्मल करने में। ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ एक मुआहदा किया था कि वॉशरूम्स बनाने का, पता है आपको, स्कूल्स के अंदर। चले दिखाएं मुझे कौन से सरकारी स्कूलों के अंदर साफ सुथरे वॉशरूम्स मौजूद हैं। साफ़ सुथरे, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि साफ़ सुथरे वॉशरूम्स नहीं है। ब्रिटिश मयार पे जाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। चले, मुआहदा हो गया, हम थोड़ी उम्मीद लगा लेते हैं। मैं ये भी बता दूं, स्कूल्स में पानी भी नहीं है, टैंकियां ही नहीं है पानी की। साफ पानी भी, साफ पानी तो दूर है, लाहौर में नहीं है, पानी मौजूद नहीं है। ये तो हमारा सूरत हाल है स्कूलों की। और जब नतीजा आता है, आप जो है ये बहुत ज्यादा, और आमिर भाई जब नतीजा आता है तो सूरत हाल ये होती है कि 50% सिर्फ 9% यानी कि ऑलमोस्ट 51% लोग जो हैं वो पास होते हैं। नवीं जमात के रिजल्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब कहा जा रहा है असातिज़ा को सज़ाएं मिलेंगी। अब
नतीजे की परसेंटेज देखें तो 51% कुछ भी नहीं है। और ये वो बच्चे हैं जो पहली दफ़ा बोर्ड में शायद अपीयर होते हैं या 8th में आगाज़ होता है, आपके करियर का आगाज़ होता है, आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में काउंट होता है ना। मैट्रिक डिसअपॉइंटिंग नतीजा किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैट्रिक की सनद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काउंट होती है कि मैट्रिक में क्या था, एफए में क्या था, एफएससी में क्या था, उसके बाद बीएस में। जिस किस्म की फसल हम बो रहे हैं इसी तरह का फल काटेंगे। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए किस किस्म की फसल बो रहे हैं। ये मेरे बच्चे जो स्कूलों के बच्चे हैं, ये वो फसल है जिनको हमने जवान करके इस कौम की तमीर और तरक्की के लिए बनाना है। और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आप कह रही 51% सिर्फ बच्चे पास होते हैं, तो ये क्या किस किस्म की नस्ल हम तैयार करने जा रहे हैं। और वज़ीर आला का वो जो ख्वाब है कि कोई बच्चा काम पर नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा, इसी तरह फेल होते रहे। इनरोलमेंट की बात करते हैं जी कि 100% इनरोलमेंट की जाएगी, बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। स्कूलों का मयार क्या है कि आप रिजल्ट नहीं दे सकते, आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते नवी जमात के। देखें, प्राइवेट स्कूल्स असल बेसिकली तो काम खराब कर रहे हैं ना। प्राइवेट स्कूल्स बने, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जब आप फैसिलिटेशन ही नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, लोगों को सहूलियात आप फ्राहम नहीं, तो प्राइवेट स्कूल तो ना काम खराब कर रहे हो भाई, वो तो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर आप प्रोटेस्ट पे क्यों निकलते हैं? करते हैं अफोर्ड कितने परसेंट करते हैं? अगर आप वो कितने परसेंट करते हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं भी करते ना, वो कोशिश करते हैं कि वो अफोर्ड कर लें कि ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ना मिले। एक तरफ आपके सीएम जाते हैं भट्टा मजदूरों के पास, हम आपके बच्चे पढ़ाएंगे, किताबें देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं अफोर्ड करते हैं। भाई क्या ये दोहरा मयार खत्म करें ना। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूल कितने परसेंट अफोर्ड कर सकता है बंदा? प्राइवेट स्कूल जो है वो आपका बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है, चले ये अब गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना होंगे। असातिज़ा के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे देखेंगे कि फ्यूचर में क्या स्टेप्स किए जाते हैं ताकि आइंदा आने वाले सालों में रिजल्ट को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर भाई आप साथ ही रहिएगा क्योंकि मेरा शहर लाहौर शामिल करेंगे और शहर लाहौर की तारीख पे या शहर लाहौर के इन्वायरमेंट या आजकल की जो सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। और आज का हमारा टॉपिक शहर भर में तजावुज़ात के हवाले से। आमिर भाई अभी हम बात भी कर रहे थे अंदरून साइड की, और सिर्फ अंदरून ही नहीं, शहर के पोश इलाकों में भी ऐसे इलाके जो डेवलप्ड हैं वहाँ पर भी तजावुज़ात माफिया का राज। सही कहा आपने। मेरा ख्याल है अब चंद सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़ बची होंगी जिनके अंदर शायद वो तजावुज़ात नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ तो पूरे लाहौर को कब्ज़े में ले रखा है इन तजावुज़ात माफिया ने। और ये ऐसा माफिया है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। इलामा इकबाल टाउन में क्रीम ब्लॉक की मार्केट बहुत मशहूर मार्केट है। उसमें जो पार्किंग की जगह है वो सारी की सारी बेची जाती है और वहाँ पर वो ठेले लगते हैं। वहाँ पर वो जो बने हुए हैं लोगों ने पक्की अब तो तजावुज़ात करना शुरू कर दी हैं। वहाँ पर कपड़े बेचे जा रहे हैं। पीछे जिसने मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकान ली हुई है वो बेचारा फारिग बैठा है और उससे आगे जो जिसने कार पार्किंग की जगह हासिल की हुई है वो बेच रहा है सामान अपना, और धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कई दफ़ा उसकी शिकायत की। ये सिर्फ एक मार्केट का हाल नहीं है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप कहीं पर भी पीआईए रोड पे चले जाएं। जोहर टाउन की बात कर लेते हैं, पीआईए रोड पे चले जाएं। पूरी लेन एक में तजावुज़ात है और अगली लेन में जो सड़क की लेन है जो सर्विस रोड से इस तरफ है वहाँ पे सारी ट्रैफिक पार्किंग ने कब्जा किया। वो तो क्या करेंगे आप? मतलब ये तो सिर्फ आप अंदरून शहर की बात करें, मैं तो कहता हूँ बैरून शहर का भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ज़िला इंतजामिया इस पर कोई ऑपरेशन शुरू करे और जो मर्जी। अच्छा, मुझे याद है एक दफ़ा बहुत स्वेर किस्म का ऑपरेशन शुरू हुआ था और ऐसे टाउन वाले ट्रक आते थे और लोग अपनी चीज़ें उठाकर अंदर लेकर जा रहे होते थे कि शायद ये उठाकर ले जाएंगे। इतनी सख्ती की गई। इस शहर में तजावुज़ात के खिलाफ अगर कोई एक ऑपरेशन अच्छा हुआ है तो वो जब मियाँ अजहर थे गवर्नर पंजाब, उन्होंने शुरू कराया था। और वो इस हद तक था कि अंदरून शहर जो नालियाँ थीं उन पर लोगों ने, जो पानी की ड्रेनेज नालियाँ थीं उन पर लोगों ने अपने थरे और पथारे बनाए हुए थे, वो तक गिराए गए थे। वो वाहद एक ऑपरेशन है जो मुझे अपने इस पूरे कैरियर के अंदर याद है जिसमें किसी का कोई लिहाज नहीं था, कोई सिफारिश नहीं क्रॉस द बॉर्डर की। मैं मियाँ अजहर यहाँ अब तो वो सियासत में दूसरी तरफ हैं, लेकिन मियाँ अजहर को ये क्रेडिट जाता है कि जो उनके दौर में ऑपरेशन हुआ था वो बिल्कुल तमाम सियासी और किसी भी किस्म के जो है वो उससे बाला होकर, तो फ़र्क़ात से बाला होकर
उन्होंने वो ऑपरेशन कराया था। और वो क्या मुश्किल है इस तरह का ऑपरेशन करना जिसमें आप तजावुज़ात ट्रैफिक की राह में हायल आ रही होती हैं, पार्किंग का मसला हो रहा होता है, रश की कैफियत बन रही होती है, बाज़ारों में गुजरना मुश्किल हो जाता है। सीमल मसाइल को गवर्नमेंट जो है वो उनको पता है कि अगर हम इनसे रोज़गार छीनेंगे ये तजावुज़ात वालों से, तो इनको रोज़गार देंगे कहाँ से। फिर एक माफिया है जो सियासी माफिया है जो इन तजावुज़ात से भत्ते लेते हैं। अच्छा, बहुत से ऑल्टरनेट भी हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि रोजगार नहीं दे सकते, आप रेडी बाजार बना सकते हैं और आपने बनाया भी, आपने कोशिश नाकाम हो गया ना, नाकाम हो गया। उसकी वजह क्यों नाकाम हो गया ये भी तो पूछें कि नाकाम क्यों हो गया। नाकाम इसलिए हो गया कि आपने रेडी बाजार बना दिया। अब एक शख्स जो है वो अपने घर के करीब से जो फल मिल रहा है उसको छोड़ के रेडी बाजार क्यों जाएगा। आपने रेडी बाजार बनाया तो फिर आप तमाम ख़त्म कर दें रेडियाँ। आपने नारकली से यही ठेले वाले उठाने के लिए आपने बाग सर्कुलर गार्डन का एक हिस्सा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस पर सुपर शालम मार्केट बना दी। वो जो लगाते थे ठेले ठप्पे जो पथारे लगाते थे उनको वो दुकानें लाट की, उन्होंने अपनी दुकानें बेची, जाकर दोबारा नारकली में बैठ गए। ये इसी शहर में हुआ ना, क्योंकि आप फॉलो अप नहीं लेते हैं, आप उनको मालकाना हुकूक देते हैं, वो बेच के जहाँ मर्जी चले जाएं, वो किराए पर दे चले जाएं। तो आपको इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। या तो फिर आप पूरे शहर से तजावुज़ात खत्म करें, एक ठेला बाजार बना दें। मैं देखता हूँ कैसे नहीं चलता, लोग जाएंगे। आपने सब्जादार में बनाया, वो चीज़ जो है वो वहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपने सब्जादार में बनाया, टाउनशिप में बनाया, ताजबाग के सामने बनाया, आपने क्रीम ब्लॉक की मार्केट में बनाया ये ठेला बाजार। वो चले क्यों नहीं? इसलिए नहीं चले कि लोगों को आसानी से हर जगह से आराम से मिल रहा है। फुटपाथ पर कब्जे हैं और वहाँ पे लोगों को चलने की जगह, ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो होए बाहर में जाए पब्लिक। लेकिन हर टाउन अगर इनिशिएटिव ले और टाउन लेवल पर ये तजावुज़ात के खिलाफ एक ही दफा से मुहिम और कैंपेन शुरू की जाए। जितना बड़ा ये माफिया है ना, ये टाउन लेवल पे नहीं कंट्रोल होने वाला, ये गवर्नमेंट लेवल पर ये इस पर यहाँ तक कानून साजी की जाए। ये देखें, ये सरकारी जगह है, हुकूमत की जगह है या आवाम की जगह है, जो कि पब्लिक के लिए जगह है। उस पर एक शख्स करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर कब्जा करके कैसे कारोबार चला सकता है? ना वो टैक्स देता है, ना वो बिजली का बिल देता है, वो कुछ भी नहीं देता और वो उस पर कारोबार कैसे चला सकता है? ये पूरी दुनिया में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता है। आप ठेला बाजार बनाएं, गरीबों को जगह दें, जो मर्जी करें, ये तजावुज़ात खत्म कराएं, उसके बाद देखें आप शहर की ट्रैफिक की रवानी भी। पूरी दुनिया में ठेले बाजार हैं जहाँ पर जो वेंडर्स जो हैं वो जाके फरोख्त करते हैं, वो टैक्स भी देते हैं और वो अपनी उस जगह और लिमिटेशन का ख्याल भी रखते हैं। संडे बाजार लगते हैं, वो लोग आते हैं अपनी मतलब आपके तहत वो एक बनाते हैं अपना खाली रोड से गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की हुई है, वहाँ पर वो अपनी दुकान बनाते हैं और शाम को दुकान सारी पैक करते हैं, वाइंड अप करते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ पे संडे के अलावा आपको फिर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, वो नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही, ये सूरत हाल है और मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेल्स और प्रमोशंस आपको बताएंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी लेवाइस। लेवाइस पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। जाएं, जाकर शॉपिंग करें और अप टू 50% तक ऑफ एंजॉय करें। केसरिया समर सेल है जी, अप टू 50% तक ऑफ। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं, वहां जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। बेतहाशा कलेक्शन मौजूद है वहां पर और ढेर सारी वैरायटी भी है। ज़रूर विजिट कीजिएगा सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट और जाकर शॉपिंग कीजिए। आगे बढ़ेंगे हाइपर स्टार जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में नेशनल रेसिपी डबल पैक है जी। रिटेल प्राइस 85, प्रमोशनल 29, आप 6 रुपीज़ बचा सकते हैं। स्प्रिंगल स्नैक है जी, 110 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 185, प्रमोशनल प्राइस 155, आप 30 रुपीज़ बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव।
जी, आज के भाव में सबसे पहले हम इकरा की तरफ चलेंगे। इकरा हमारे साथ मौजूद है सब्जी मंडी से। इकरा, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी गुलबर्ग की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आज ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो फलों और सब्जियों के लिए नर्खनामा जारी किया गया है, उसके मुताबिक सब्जियों के रेट कुछ इस तरह से हैं कि आलू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40, जबकि कम से कम 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25, जबकि कम से कम 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। देसी लहसुन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 214, जबकि कम से कम 208 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। बैंगन की कीमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18, जबकि कम से कम 16 रुपये है। इसी तरह से खीरा जो है वो 93, जबकि कम से कम जो है 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। करेला जो है वो 59, जबकि कम से कम 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। पालक की कीमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 22, जबकि कम से कम 20 रुपये है। देसी टीने जो है वो 88, जब कम से कम 83 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से देसी लीमू जो है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा 90, जबकि कम से कम 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। बंद गोभी जो है वो 42, जबकि कम से कम 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से सब्ज़ मिर्च जो है वो 91, जबकि कम से कम 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से भिंडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 74, जबकि कम से कम 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। मटर 131 और कम से कम 125 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। गाजर जो है वो 47, जबकि कम से कम 45 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। और इसी तरह से अगर हम फलों की बात करें तो आज सेब गाम अव्वल जो है वो 96 किलो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 90 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। सेब गाम दोम जो है वो 62, जबकि कम से कम 58 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। इसी तरह से केला जो है वो 64 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 60 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। अनवर नटोल की कीमत जो है वो आज 110 रुपये है, जबकि कम से कम 104 रुपये के हिसाब से वो फ़रोख्त किए जाएंगे। आम चौंसा सफ़ेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 112, जबकि कम से कम 106 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। इसी तरह से अनार जो है वो 120, जबकि कम से कम 114 के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किए जाएंगे। अमरूद की कीमत जो है वो आज 45, जबकि कम से कम 43 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। काला अंगूर जो है वो 136, जबकि कम से कम जो है 130 के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। और आड़ू जो है वो 131 और कम से कम 125 के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। ये जो है ये सब्ज़ी मंडी के रेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो है उनका यही कहना है कि जो नर्खनामे पे कीमतें बताई जाती हैं उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पे सब्ज़ी फ़रोश और फल फ़रोश जो है वो सब्ज़ियाँ फ़रोश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कल और परसों की निस्बत तो आज जो है वो 6 रुपये के करीब जो है वो कमी दिखाई दी है रेट्स में। लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि सब्ज़ी और फल जो हैं वो बहुत महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं और जो सब्ज़ी फ़रोश और जो फल फ़रोश ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जी इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे ज़ैनत शॉप पर। नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी है जी 122 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 162 रुपये में। परचून से अंडे हैं 99 रुपये दर्जन, थोक से 96 रुपये और गोरमे से 97 रुपये। और अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। मुख्तलिफ सिनेमा घरों में आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे टुडेज डायरी में। जी टुडेज डायरी में मोहनजोदाड़ो मूवी सबसे पहले लगी हुई है जी 2 बजे और 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, जबकि 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। जेसन बॉन्ड 3 बजे और 5 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में।
सुसाइड स्क्वाड लगी है जी 2:30 बजे और 5 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। नेक्स्ट मूवी है नर्व, 12:15 बजे लगी है वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 2:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। पीट्स ड्रैगन लगी है 1 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में और 4:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। रुस्तम लगी है जी 3:50 पर वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 8 बजे एबेट रोड फ्रेंड्स पर। आगे बढ़ेंगे, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। अमेरिकन डॉलर सबसे पहले कीमत खरीद है जी 106.2, कीमत फरोख्त है 106.45। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 138.00, कीमत फरोख्त है 138.7। यूरो की कीमत खरीद है 119.00, कीमत फरोख्त है 119.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद 28.05, कीमत फरोख्त है 28.2। यूए दिरहम कीमत खरीद 28.7, कीमत फरोख्त है 28.85। यूएई दिरहम कीमत खरीद यूएई दिरहम के बाद कुवैती दिनार कीमत खरीद 345.5, कीमत फरोख्त है 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 80 रुपये, कीमत फरोख्त 80.45। जापानीज येन कीमत खरीद 1.02, कीमत फरोख्त है 1.05। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 108.5, कीमत फरोख्त है 109.4। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 82.1, कीमत फरोख्त है 82.65। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त एसपी कैंट इबादत निसार अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पुलिसिंग के हवाले से बात करेंगे, कैंट एरिया के क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से ऑपरेशन साइट को देखा जाता है और फिर केसेस को सॉर्ट आउट किया जाता है और जितने भी मसाइल चल रहे हैं शहर में उनको कैसे हल किया जाता है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैंट आपकी जो डिवीज़न है उसमें अगर हम बात करें शहर लाहौर में, तो अभी किन किन चीज़ों पर, किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है? देखें जी, अगर आप कैंट की बात करते हैं पुलिसिंग के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं आता चलूँ कि कैंट डिवीज़न जो है दैट इज़ कंप्राइजेज़ ऑफ 16 पुलिस स्टेशंस, जिसके अंदर कैंट DHA के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं और अप टू वाघा बॉर्डर जो है इट कंप्राइजेज़ टोटली 16 पुलिस स्टेशन। इस हवाले से अगर हम देखें कि पुलिसिंग के हवाले से क्या किया जा रहा है कैंट के अंदर, तो मुख्तलिफ चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो हमारी क्राइम की मैपिंग है हमारी, उसके अलावा क्राइम एनालिसिस है, क्राइम के हॉट स्पॉट्स हैं और जो कंप्यूटराइज्ड हमारी बीट पेट्रोलिंग है उसको हम, ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा टेनेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सा एक प्रोग्राम जो है वो रन किया जा रहा है कि जितने लोग किराएदारी के ऊपर रह रहे हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है और उनकी एक डेटाबेस बनाई जा रही है। इसके अलावा जिस तरह आपको फर्दर पता ही होगा कि पूरे लाहौर के अंदर जितने भी CRO का रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया हुआ है और उसको मुख्तलिफ जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके साथ लिंक किया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा अभी टेनेंट कोई बंदा आके रहता है किसी जगह, कोई मकान किराए पर लेता है,
तो उसका वो फ़ौरन हमारे CRO रिकॉर्ड से मैच हो जाता है। अगर कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो सिस्टम के अंदर वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली रेड आ जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पे प्राइमरीली हमारा फोकस है इस वक्त। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात की कि मतलब अगर आप टेनेंट को रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसमें फिर अमन व अमान की सूरत हाल भी आ जाती है, और उसमें अगर पूरा डाटा आ गया तो फिर वो जो क्राइम रेट है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इस तरह से बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटराइज की जा रही हैं चीज़ों को, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। और आपने जिन इलाकों की बात की वहाँ पर ये रेशो ज़्यादा है। मतलब अगर आप वाघा वाली साइड पर चले जाएँ जो शुमारी लाहौर है, जिसमें हरबंसपुरा वाली साइड भी आ जाती है, और फिर इस तरफ अगर आप कैंट तो सिक्योर है, लेकिन उसके अलावा जितने थाने इसके अंदर आते हैं वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं कि कैंट और DHA का जो इलाका है, जो प्राइमरीली एक पोश एरिया भी है और पूरे लाहौर का फोकस भी यहाँ पर होता है, वहाँ पर फोकस रहा है काफ़ी क्राइम का। जब वहाँ पे कंट्रोल हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि क्राइम शिफ्ट होता है। अगर आप किसी एक जगह को सिक्योर कर लेते हैं, महफूज बना लेते हैं, तो जो लोग पहले वहाँ पर न्यूट्रिशन होती है, ऑटोमेटिकली उसका एक रिज़ल्ट आता है कि क्राइम शिफ्ट होता है सराउंडिंग के इलाका जो एरियाज़ हैं उसमें। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हरबंसपुरा और बागबानपुरा ऐसे 2-3 हमारे क्राइम के हॉट स्पॉट हैं कि जहाँ पे क्राइम की मुतअद्दद वारदातें होती हैं। उसकी शायद मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो ये है कि उनको एक्सेस के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, रिंग रोड भी है, फिर इसके अलावा साथ ही सिविल लाइंस का इलाका शुरू हो जाता है, GT रोड भी है, और गुंजान आबाद इलाके हैं, आप वहाँ से जो है वो आराम से निकल सकते हैं। और दूसरा इसके अलावा ये है कि जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं या इलाके हैं वहाँ ट्रैफिक स्लो होती है। तो जब वो ट्रैफिक स्लो होती है तो वो भी एक वजह बनती है क्राइम की। तो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इन इलाकों में क्राइम है और उनके ऊपर हमारा भरपूर फोकस भी चल रहा है। हमारी उसके अंदर डॉल्फिन और पीरू जो है हमारी दो बहुत अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वो पेट्रोलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इंशाल्लाह हम उस पर फोकस कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन इसको कुछ प्लानिंग, कोई पॉलिसी भी तो चाहिए ना कि इसको कंट्रोल, सारी चीज़ें मैप डाउन हो गई, आपको पता है कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा रही है इसको कंट्रोल करने? देखें, जहाँ पर भी हमारे, जिस तरह मैंने कहा कि हम क्राइम को एनालाइज करते हैं कि हॉट स्पॉट उसके आइडेंटिफाई होते हैं, तो फिर हमारी पेट्रोलिंग भी उसी के हवाले से चेंज होती रहती है कि अगर एक एरिया के अंदर वारदात होना शुरू हो गई है तो फिर हम अपनी जितनी भी पेट्रोलिंग है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की प्रेजेंस रहे। फिर उन जो टाइमिंग्स हैं उसको भी एनालाइज करते हैं कि किस वक्त जो है वो वारदातें हो रही हैं, और फिर अपनी पेट्रोलिंग को उस हवाले से शिफ्ट किया जाता है। उस इलाके के जितने टारगेट ऑफेंडर्स हैं हमारे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन पर क्रैक डाउन किया जाता है। और तीसरी ये चीज़ है कि उनकी एक अच्छी प्रोसिक्यूशन करवाई जाती है। तो डॉल्फिन स्क्वाड भी आ गया और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे पेट्रोलिंग करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूँ और जनरली भी देखा जाए तो जो पोश इलाके हैं, जो मेन इलाके हैं, वहाँ पर मुझे वो जो स्क्वाड है वो ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन इन इलाकों में ये जो थोड़े गुंजान आबाद इलाके हैं, जो थोड़े डार्कर एरियाज़ भी हैं जहाँ पर इस तरह की वारदातें हो सकती हैं, वहाँ उस कंपैरिजन में पेट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी? देखें जी, अभी तो डॉल्फिन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जितना पूरा लाहौर है उसको कवर किया जा सके। अगर मैं कैंट की बात करूं तो मेरे कैंट जो है उसको 58 बीट्स के अंदर डिवाइड किया गया है टोटल, और हर बीट के अंदर हमारी पेट्रोलिंग है जिसके अंदर पुलिस स्टेशन की भी गाड़ी है, उसके अलावा डॉल्फिन भी है, पीरू भी है। लेकिन हमारी जितनी डॉल्फिन है वो आधी बीट्स के अंदर मौजूद है अभी और आधी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। अभी इनको लॉन्च जब किया गया है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा और पूरे लाहौर को इसने कवर करना है। जहाँ तक पीरू और डॉल्फिन की आप बात करते हैं तो चूँकि गुंजान आबाद एरियाज़ के अंदर इनकी पेट्रोलिंग एक मुश्किल भी है। अगर नैरो स्ट्रीट्स हैं तो वहाँ इनकी उस स्पीड के साथ मूव करना और उस चीज़ को उस तरह से कंट्रोल करना भी एक थोड़ा सा इशू आता है। लेकिन ये चूँकि ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, इट विल बी इन्हांस्ड। ये एक वक्त आएगा कि ये पूरे लाहौर को कवर करेगा, ऑल बीट्स विल बी कवर्ड। और अगर आप क्राइम की जनरली भी बात करें तो इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड, ये इंक्रीज़ नहीं हुआ। चाहे अगर हम उसे बाज़ औक़ात कहते हैं कि शायद पुलिस मिनिमाइज़ करके इस चीज़ को बताती है, लेकिन ओवरऑल इसका एक इम्पैक्ट जो है वो डिक्रीज़ होने की तरफ गया है। और डॉल्फिन और पीरू इंशाल्लाह जिस ग्रेजुअली एंड स्लोली इन्होंने पूरे लाहौर को कवर करना है। दिस क्राइम की जो वेव है जो इन 2-3 एरियाज़ हैं हमारे पास, मेरे पास अगर कैंट में बात करें तो फैक्ट्री एरिया, बागबानपुरा और हरबंसपुरा,
दीज 3 पुलिस स्टेशन आर क्राइम इन्फेस्टेड बेसिकली। बिल्कुल सही। उसकी वजह ये है कि जब इर्द गिर्द के एरिया से कंट्रोल हुई हैं चीज़ें तो इधर वो शिफ्ट हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इधर बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही, चलें इंशाल्लाह बेहतरी तो आएगी। दूसरी तरफ एक और इशू जो आजकल बहुत चल रहा है शहर लाहौर में, चाइल्ड एब्डक्शन, बच्चे जो अगवा हो रहे हैं, पुलिस कुछ फिगर दे रही है, कभी इसको सोशल इशू के ऊपर डाल दिया जाता है। अभी सैटरडे को जो प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट दायर की गई उसमें नंबर्स कुछ और थे, FIR के नंबर्स भी कुछ और थे, तो ट्रस्ट किस पे करें, क्या मुआवजा है, ये क्या चल रहा है? जैसे जी कि चाइल्ड अब्डक्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि चूँकि बच्चे ही हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वही मुस्तकबिल के मेमार हैं, एंड दे आर गिवन द टाइप टॉप प्रायोरिटीज़, उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और वो जैसे मेरे ख्याल पंजाबी में कहते हैं कि बच्चे तो सबके साझे होते हैं, वो कोई ये बात नहीं होती है किसी का बच्चा है या किसी का है। तो उसके ऊपर जो पुलिस और जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज़ उसे कह लें कि बहुत ही माइन्यूटली बारीक बीनी से और इंतहाई इम्पोर्टेंस से, यानी कि अभी तो चाइल्ड अब्डक्शन के केस किसी भी जगह रिपोर्ट किया जाए तो उसके ऊपर पुलिस खुद जो है वो फोकस करती है, दैट इज़ द केस ऑफ द SP। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगवा की जो वारदातें बढ़ रही हैं और जो एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, जो लोग इस हवाले से कॉन्शियस भी हैं और थोड़े से केयरफुल भी हो रहे हैं। SP साहब, इस पे अगर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँ तो आपने कहा कि देखा जा रहा है, इसको लुकअप किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है, क्या ऐसा कोई गिरोह मौजूद है जो ये वारदातें, इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं? देखें जी, ये मुतअद्दिद बार मीडिया पे बताया भी जा चुका है कि अभी तक कोई ऐसा गैंग, कोई मुनज़्ज़म गिरोह, कोई ऐसा रैकेट सामने किसी भी जगह, लाहौर में तो क्या पूरे पंजाब में शायद किसी जगह सामने नहीं आया कि जो बच्चों को किसी मुनज़्ज़म चीज़ के लिए अगवा कर रहा हो और उन्हें कहीं मिसयूज़ कर रहा हो। चंद एक केसेस ऐसे ज़रूर हुए हैं कि जहाँ पे किसी इंसान ने अपने इनफरादी फेल के तहत किसी बच्चे को अगवा किया, उसे कहीं मिसयूज़ किया, सेक्शुअली अब्यूज़ भी किया, पर मर्डर भी हुए, ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म नहीं है। वो किसी एक इंडिविजुअल का फेल ज़रूर है जिसमें मुल्ज़म पकड़े भी गए, वो फिर अपने कैफरे किरदार तक भी पहुँचाए गए, उन्हें सज़ा भी दिलवाई गई। ये वाक़यात चंद एक हुए हैं, लेकिन जिसे हम कहें कि एक पेन की सिचुएशन जो कि गली मोहल्लों में और हर घर तक ये मौजूद है, लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। वो अपने बच्चों को इस वजह से परेशान मत हों कि उनके बच्चों को कोई मुनज़्ज़म गिरोह अगवा कर लेगा, कहीं ले जाएगा, किसी मिसयूज़ करेगा। हाँ, हम उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी चॉइस की, उनकी मर्ज़ी का ध्यान दें, उनकी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, उनकी रिक्रिएशन के ऊपर तवज्जो दें। ये वो चीज़ें ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि बच्चे खुद घरों से भाग गए हैं, वो मार के खौफ से है या वो कोई चीज़ मिलने ना की वजह से है, ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। लेकिन सर, मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो शहरी अपनी मदद आपके तहत कुछ मुबैना अगवाकारों को पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है, इन वाक़यात में कितनी सदाकत? देखें, इसमें भी अभी तक एक भी केस हकीकत के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं पूरे लाहौर की तो जनरली बात करूं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कैंट डिवीज़न की बात करें तो मेरे ख्याल में 15 से 20 लोग अभी तक पब्लिक ने खुद पकड़े हैं, जिन्हें उन्होंने मॉब जस्टिस का भी निशाना बनाया है, खुद उन्हें टॉर्चर भी किया है और उन्हें मारा पीटा भी है। लेकिन जब हमने उनकी तफ्तीश की तो कोई भी बंदा उनमें से किडनैपर नहीं था। कुछ लोग जो है वो नीम पागल किस्म के लोग थे जो अपना नाम, अपना घर, अपना पता नहीं बता पा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे कि जो किसी दोस्त को मिलने गए तो उन्हें किसी ने पकड़ लिया। एक आध केस तो ऐसा भी आया कि किसी के साथ ज़ाती अदावत थी तो उसने उसको मुबैना अगवाकार बनाकर पिटवा दिया। तो कोई भी ऐसा, कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि कोई भी ऐसा अभी तक मुबैना अगवाकार नहीं पकड़ा गया जो अगवाकार साबित भी हुआ। और जिन लोगों ने उनको टॉर्चर का निशाना बनाया, इसमें मैं ये बात यहाँ पे क्लियरली बताना भी चाहता हूँ और कन्वे भी करना चाहता हूँ पब्लिक तक कि जिस बंदे ने भी कानून को अपने हाथ में लिया, उस किसी बंदे को, मासूम आदमी को, शहरी को मारा, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR भी दी है। और जो बंदे ये काम करने वाले थे उनको
पकड़ कर जेल भी भेजा गया है ताकि उनको सजा भी दिलवाई। यानी कि अगर विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को अपने तशद्दुद का निशाना बनाओगे तो आपके ऊपर भी जो है वो केस हो सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा रही है पुलिसिंग के कल्चर के अंदर, एडमिन अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं, फ्रंट डेस्क का एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है थानों में, और जो एक कम्युनिकेशन गैप है आवाम और पुलिस के दरमियान उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो रिश्वत ले लेते हैं, जो ख़ुद मुंह से रिश्वत मांग भी लेते हैं। उस कल्चर को किस तरह ख़त्म किया जाएगा? ये अब बड़े लेवल पर नहीं तो छोटे छोटे लेवल पर चेकिंग के दौरान, नाकों के दौरान आप पैसे ले लेते हैं, और उसकी बेइंतहा फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं जो हमने मौका पर जब भी कैमरा मौजूद रहा उसको कैप्चर भी करने की कोशिश की है। तो ये तो एग्जिस्ट करता है, इसको किस तरह कम किया जाए? देखें जी, ऐसे वाक़यात बिल्कुल हुए हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन से लेवल पर नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का फेल है। अगर मैं किसी जगह बैठा हूँ तो शायद मैं अपनी ज़ाती एक कैपेसिटी के अंदर कोई गलत काम कर लूँ, लेकिन हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी एहलकार, पुलिस एहलकार इस तरह की सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व हुए उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की गई है और उसे महकमा के अंदर एक निशान इबरत बनाया गया कि ये एक अकाउंटेबिलिटी का एक सख्त मैकेनिज़्म है पुलिस के अंदर कि जो भी बंदा किसी गलत सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको एक मिसाली सज़ा दी जाएगी, उसको अपने महकमे के अंदर सिंगल आउट किया जाएगा और बिल्कुल कोई लीनियंसी उसके लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो है हमारे जवान हैं या जो हमारे अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए उन्हें ये चीज़ बावर भी करवाई जा रही है कि पुलिस जो है दैट इज़ द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। और ये अगर वो चीज़ और अगर हम मजबूत हैं तो पब्लिक की वजह से मजबूत हैं। अगर पब्लिक हमारे साथ है तो वी आर सक्सेसफुल, क्योंकि वी कैन नॉट बीट क्राइम अलोन। कोई भी पुलिस अफसर अकेला क्राइम को कभी भी किसी जगह। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और इसके लिए एक निज़ाम पुलिस में जो कहा जाता है मुखबरी का निज़ाम, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो है वो क्रिएट किया जाता है। सो इसको कितना फ़ाल करने की ज़रूरत है क्राइम को कंट्रोल करने की? देखिए, उसके लिए हमारा एक बड़ा इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसको हम हमारे जवान जो हैं हम उसको एक लोकल लेवल के ऊपर, हर गली मोहल्ले के ऊपर एक मैकेनिज़्म हमारा मौजूद है जिसे हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस के अंदर हमारे पास आती रहती है। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक है दे आर आल्सो आर इन्फॉर्मर्स। पुलिस का काम तो लोगों से मिलजुल कर पुलिसिंग करना है, और अभी तो शायद दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कंसेप्ट है कि हर बंदा जो है वो पुलिस का काम सर अंजाम दे रहा है। बिल्कुल। और हमारा कानून भी अगर पढ़ें, सपोर्ट हो तो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है पुलिस की। अगर कानून भी यही कहता है कि एवरी सिटीजन जो है उसने जब भी किसी जगह कोई गलत काम होते हुए देखना है तो उसने फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुलिस काम कर रही है वो पब्लिक का हर बंदा भी वही काम कर रहा है। बिल्कुल सही। और मैकेनिज़्म जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो का है वो आती रहती है हमारे पास। और इसमें मैं एक छोटी सी बात पे ये बात ख़त्म करूँगी कि जो शहरी हैं वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएं तो जो पुलिस के फ़राइज़ हैं वो उनमें जो है वो कभी कोताही नहीं करेगा। तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर सिटीजन्स की और पुलिस का एक्शन ये मिलकर ही सोसाइटी को बिल्टअप करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच एसपी साहब, आप तशरीफ़ लाए। गुड लक फॉर ऑल द केसेस यू हैव इन योर डिवीजन, और जिस तरह से भी पुलिसिंग की जा रही है आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, दैट्स ऑल वी वांट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।